हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी यहाँ पे अप्रैल मंथ की है। तो हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इकॉनमी में हमारी 2 लेसन आ चुकी है, जिसमें से 4 टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के साथ। देन यहाँ पे कोल सेक्टर देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, अगेन आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव मूव्स है, तो इसके बारे में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक जो न्यूज़ में रहे उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के साथ। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जो कि हम लोग ने देख रखा है, और इससे प्रीवियस लेसन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे। तो आज की टॉपिक है हमारी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू, यहाँ पे आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि एक फ्लोर होगा LAF कॉरिडोर के लिए, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर के लिए ये एक फ्लोर होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एक एक करके सारी बातों को पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये क्या कहा जा रहा है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि आप देखो कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा जो भी डिपॉजिट किया जाता है बिना किसी कोलैटरल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, यानी कि आप देखो कि जो यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, अगर वो डिपॉजिट करती है तो यहाँ पे आप देखो इन रिटर्न वो कुछ भी नहीं ले रही है, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं ले रही है, ना ही कोई कोलैटरल रख रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए ही यहाँ पे करते। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए जहाँ पे ये अपने बैंक जो है डिपॉजिट करते हैं, उसको हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। एक्चुअली ये पहली बार 2014 में उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी, और इनका ये एक रिपोर्ट था, एक्सपर्ट कमेटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो 2018 में क्या हुआ कि RBI एक्ट जो 1934 है, इसके सेक्शन 17 के तहत ये अमेंड किया गया था, और RBI को इतनी पावर दे दी गई थी कि वो अपने तरफ से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करे, और ये एक एडिशनल टूल होगा। इट मीन्स कि मान लीजिए कि बिना कोलेट्रल की अगर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए कोई टूल होनी चाहिए, इसलिए ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बनाया गया। अब 2022 से इस साल से क्या हो रहा है कि ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये जो फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो था ना, उसको रिप्लेस करेगा। यानी कि आप देखो कि जो हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए एक यहाँ पे फ्लोर होता है, जिससे कि देखते कि किस रेट में यहाँ पे डिपॉजिट होती है, तो उसको फिक्स्ड रेट रेपो रिवर्स रेपो कहा जाता था। अब इसको जो है यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है, और इंटरेस्ट रेट जो थी यहाँ पे अब आगे क्या होगा 3.75। तो डिपॉजिट जो यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में होगा, यहाँ पे आप देखो CRR इंक्लूड नहीं है। CRR मेंटेनेंस जो यहाँ पे किया जाता है RBI एक्ट के सेक्शन 42 के तहत। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व्स रेशियो। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनको अपने जितनी टोटल एसेट है ना, मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है, तो इसका 3% जो है ये CRR यानी कि कैश के रूप में यहाँ पे RBI के साथ डिपॉजिट करना होता है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो रही है तो उसमें CRR को काउंट नहीं किया जाएगा, बट ये एलिजिबल होंगे कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो ये मेंटेन करते हैं उसके लिए ये यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और ये SLR क्या होता है, SLR होता है कि यहाँ पे आप देखो कि आज की डेट में 19 या 18% है कि बैंकों को अपने टोटल एसेट का, यानी कि 100 रुपीज़ अगर बैंकों के पास है तो उसका 18 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे RBI के साथ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या फिर बॉन्ड, इनको यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। और 3% यहाँ पे CRR होता है, जो कि कम्प्लीटली कैश के फॉर्म में होता है। सो CRR को यहाँ पे एलिजिबल नहीं रखा गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, लेकिन SLR यहाँ पे आपका एलिजिबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके की स्टेटमेंट UPSC में बन जाती है और फिर वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर आप लोग इसको इस तरीके से समझ के नहीं पढ़ो तो। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं कि आज की डेट में, चलिए ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ऑलरेडी इस तरीके का काम चल रहा था फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो में, तो फिर अभी क्या ज़रूरत पड़ा, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आप देखो लिक्विडिटी सरप्लस है इंडिया का कोविड-19 के कारण। तो सबसे पहली बात है कि जो लिक्विडिटी है उसको मैनेजमेंट करना, यानी कि बैंकों के पास जो पैसा है उसको सही ढंग से मैनेज किया जा सके। तो जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है सेंट्रल बैंक का, जो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट रिजिम जो आज की डेट में है, यानी कि +-4 होता है, +-2 होता है, यहाँ पे 4 रखा गया है, इसका +2 करोगे तो 6 है, मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6 होना चाहिए,
-2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 होगा, तो -2 होना चाहिए। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट का रखा गया है यहाँ पे टारगेट, इसको अचीव करने के लिए हमेशा जो है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत से कोई ना कोई टूल यहाँ पे लाया जाता है। इन्फ्लेशन टारगेट रिजिम जो था वो 2016 में लाया गया और उस समय 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ओके, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो लिक्विडिटी हो उसको मैनेज करते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हो उसको मैनेज करते हैं। लेकिन लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जैसे बहुत तरीके का आपको दिखेगा। एक तो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पे पैसे को मैनेज करना है, जो बैंकों का एसेट है उसको अगर मैनेज करना है। या फिर आप देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज होता है, या फिर एसडीएफ है। तो ये सारे ऐसे टूल है जिसमें कि लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है। फाइन, अब इन सरप्लस देखिए, सरप्लस कहने का मतलब है कि जितना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास पैसे होने चाहिए उससे ज़्यादा है। तो आप देखो कि मिड 2019 में क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी कंडीशन जो है थोड़ी ईज़ हो गई थी, तो इस सिस्टम में जो लिक्विडिटी थी वो बढ़ते जा रही थी। लेकिन आप देखो यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक जैसे ही आया तो आरबीआई के द्वारा एक लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफर किया गया जिसका वर्थ कितना था 17.2 लाख करोड़, जो कि यहाँ पे आप देखो कि यूटिलाइज़ कितना हुआ तो 11.9 लाख करोड़। तो यहाँ पे अभी भी रेस्ट ऑफ द मनी यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसलिए जो भी पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है उसको रिटर्न या विड्रॉ करना। लिक्विडिटी ओवरहैंग कर रहा है कितना, तो 8.5 लाख करोड़। अब इसको मैनेज करना है, यानी कि यहाँ पे जितना लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेलेबल कराया गया था उतना नहीं खर्च होकर उससे बहुत कम हुआ और रेस्ट ऑफ द मनी यहाँ पे बच गए 8.5 लाख करोड़। तो इसको कहाँ एडजस्ट करना है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये सारे जो यहाँ पे लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इस साल के स्टार्टिंग से क्या हो रहा है ना कि आरबीआई का प्लान है कि इन सारे लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, वो भी धीरे धीरे विड्रॉवल करके। यानी कि आप देखो कि मल्टी ईयर टाइम में आगे चल के बहुत सालों में जो है धीरे धीरे करके इसको विड्रॉ करते जाना है। एडिशनल टूल भी है जैसे कि ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, ये लिक्विडिटी तो एब्जॉर्ब करेंगे और जितना भी सरप्लस हो रहा है, यानी कि जितना भी सिस्टम में पैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर आते जा रहे हैं तो उसको रीस्टोर किया जाएगा। क्योंकि आप देखो कि पैसे आरबीआई क्या करती है कि पैसे बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके सरप्लस रखते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे आप कोविड के टाइम में देखो कि बहुत ज़्यादा जो है एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक डिजास्टर से कम नहीं था जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही खर्च किया गया। हम लोग अपने देश में तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, बेसिक से बेसिक एम्यूनिटीज़ और जितने भी वैक्सीन वगैरह है वो सब हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चर भी कर रहे थे और लोगों तक पहुँचा भी रहे थे। लेकिन ये भी आप देखो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम लोग दूसरे देशों को भी, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको कि हम लोग ने कोविड के टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हम लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। फूड वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते रहे। आप सोचो कि इतना पैंडेमिक था जिसमें सप्लाई चेन ब्रेक हो गया था, हमारे यहाँ राइस की कमी नहीं हुई। ठीक है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये कहा गया था कि पूरे 1 साल का उनके पास स्टोरेज है, तो स्टोरेज था। हम लोग ने अपने देश में तो सारे लोगों को खिलाया, साथ ही साथ हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी किए। और उसके बाद आप देखो कि बहुत ज़्यादा खर्चे हुए। आत्मनिर्भर भारत इस तरीके का बहुत सारे स्कीम्स निकल कर आई। ये समझ में आया कोविड-19 के टाइम में कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो तो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो उसको बहुत सही करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़े। आप देखो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लाया गया कि बहुत सारे सेक्टर्स में, आई थिंक ओवर 40 से ज़्यादा ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के साथ ही काम कर रहे हैं। और ये बस इसलिए किया जा रहा है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपने ट्रैक पे आ जाए। ओके, तो इसलिए ये सारे देखिए पैसे इसलिए सेव करके रखा जाता है क्योंकि अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें हम लोग किसी और के सामने हाथ ना फैलाए। जैसे आप देखो बहुत सारे कंट्री थे, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स वगैरह इवन हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत सारे थे जिनमें बहुत सारी कमी आई, लेकिन हम लोग जो है हर किसी को मदद कर पाए, हम लोग किसी से मदद नहीं मांगे। फाइन, आप देखो साउथ ईस्ट एशियन में भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी। तो इस तरीके का जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसका क्या बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट आप शॉर्ट टर्म में समझ गए कि जो सरप्लस लिक्विडिटी बैंकों से होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और साथ ही साथ स्ट्रेंथन किया जाता है। जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है ना, उसको इतना मजबूत किया जाता है। इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं रखा जाता है कि चलिए ठीक है अगर पैसा रखना है बैंकों को तो उसके लिए कोलैटरल रखो या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख दो, ये सारी बाइंडिंग ऑप्शन नहीं दी जाती है। तो इससे क्या होता है ना कि बैंक जो है वो ओपन माइंडेड से आकर वो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यानी कि उनको कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो पैसे यहाँ पे सेव कर पाते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे स्टैंडिंग जो डिपॉजिट फैसिलिटी है ये आरबीआई को एम्पावर करती है कि अनलिमिटेड स्टेरिलाइजेशन पावर है लिक्विडिटी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आरबीआई को कितने पैसे यहाँ पे जो है डिपॉजिट करने हैं या फिर कितना मैनेजमेंट करना है, इस तरीके का कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। ये अनलिमिटेड आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे पावर है, ठीक है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट भी नहीं है, और यहाँ पे आप देखो कि जो ट्रांजिएंट नेचर लिक्विडिटी है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही ओवरनाइट बेसिस पे भी काम होता है, रातों रात जो आप देखते हो कि बैंकों को पैसे क्या अपना बैलेंस शीट को मेंटेन करना होता है, तो उस समय भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पर काम होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देखें, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि यहाँ पे बैंकों की जो लिक्विडिटी है उसको एडजस्ट करने के लिए ये फैसिलिटी लाया गया है। तो ये जो कॉरिडोर है इसको भी रीस्टोर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे लैफ की जो विड्थ है ये 50 बेसिस पॉइंट है, और प्री पेंडेमिक अगर अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे 90 बेसिस पॉइंट था। पेंडेमिक के पहले यहाँ पे 90 बेसिस पॉइंट था, बट पेंडेमिक के बाद यहाँ पे थोड़ा घटा दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे एलएफ जो कॉरिडोर है ना, अब ये सिस्टमेटिक हो गया है, यानी कि जो पॉलिसी का रेपो रेट है उसी के अराउंड इसको यहाँ पे सिस्टमेटिक किया गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो बैंक की डिस्क्रिशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। देखिए बैंकों के पास भी कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो उनका क्या करना चाहेंगे। तो इस तरीके का अगर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाते हैं तो इससे बैंकों की जो यहाँ पे डिस्क्रिशन पावर है वो इंक्रीज़ होती है। और ये कैसे होता है, तो वो एसडीएफ को एक्सेस कर पाते, एमएसएफ को यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसको भी यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। और कुछ और भी एलएफ टूल्स है जैसे कि रेपो, रिवर्स रेपो है। तो आई थिंक आपको पता होगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। और चलिए एक बार रिवाइज करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज होती है। कैश रिजर्व्स रेशियो मैंने बता दिया। तो ये सब यहाँ पे आरबीआई के डायरेक्शन में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप समझ गए कि बेनिफिट क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, इसलिए आज की डेट में इसको लाया जा रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे बेनिफिट है तो इश्यूज़ भी तो होंगे ना। तो सबसे पहले आप देखो कि नॉन कोलैटरल ओपन एंडेड इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी बैंक जो है अपने पैसे रख सकते हैं बिना किसी कोलैटरल के। तो यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है बैंकों के लिए कि वो सरप्लस लिक्विडिटी आरबीआई के साथ जो है डिप्लॉय करे, और एसडीएफ के वाया कर रहे हैं, ना ही इसमें कोई रिस्क है। तो आर्बिट्रेज कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड वेरिएशन है उसका एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस के मैटर में देखें, यानी कि कम टाइम में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस के मैटर में ये एक्सप्लॉइट हो रहा है। नॉट ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लंबे समय तक ये चलने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पे जो मनी है उसको हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। साथ ही साथ पोटेंशियल इशू है अगर एसडीएफ का देखें, यहाँ पे बैलेंस शीट जो आरबीआई की बैलेंस शीट है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट क्या होता है कि यहाँ पे डेली ट्रांजैक्शंस कितनी होती है बैंक का, और बैंकों के पास टोटल एसेट कितना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज कर किया जाता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगा, तो बैलेंस शीट में। तो आप देखो कि अगर हर एक बैंक अपने सरप्लस लाकर आरबीआई में देंगे तो आरबीआई की भी बैलेंस शीट कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। कोई और इंस्ट्रूमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ओएमओ में, यानी कि यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में। साथ ही मार्केट स्टेबलाइजेशन जो यहाँ पे स्कीम है एमएसएस, इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें हम लोग कंक्लूजन में बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो नियर टर्म ग्लोबल आउटलुक लुक्स है ये ग्लोमी है, क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टिनिटीज़ है वो बढ़ता जा रहा है और कंटिन्यू है। कोविड-19 का वेरिएंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं अभी तक रेगुलराइज नहीं हुआ है। कमोडिटी प्राइस है वो यहाँ पे एलिवेट हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती जा रही है। यहीं पे अगर हम लोग देखें तो एसडीएफ का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, इससे अगर हम लोग देखें तो स्विफ्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आसानी तरीके से हम लोग जो है रिस्क सेटलमेंट से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ, तो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइट करने में। तो एक आप कह सकते हो कि ये एकदम सॉफ्ट रूट है जिसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे जो पहले बहुत परेशानी होती थी उससे हम लोग यहाँ पे ईज़ में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए हैं। बट जो इफ़ेक्टिवनेस है एसडीएफ का ये डिपेंड करता है कि कितना सिंपल और ट्रांसपेरेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। कोई भी आप देखो कि चीज़ें लाई जाती है, न्यू टूल्स लाए जाते हैं, स्कीम्स लाए जाते हैं, तो सबसे पहली बात यही होती है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी है उसकी। अगर सिंपल और ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर कोई भी स्कीम्स जो है उसको कभी भी नेगेटिव यहाँ पे या फिर नेगेटिव आपको नहीं सुनने को मिलेगा। साथ ही एब्जॉर्प्शन है, यानी कि अगर सरप्लस लिक्विडिटी का बेटर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है तो और अच्छी बात है। रिक्वायरमेंट है लिमिटेड एक्शन लेने का, जिससे कि जो भी रिस्क है वो यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सके। फाइन।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंस बताया जा रहा है कुछ टर्म्स जो कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछी हूँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसका आंसर बता दीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे आपको कुछ जो टर्म्स है उसको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस सारी चीज़ों को समझो। पहले समझो कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है जिसमें कि आरबीआई लेंड करती है मनी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक से आरबीआई जब मनी लेंड करती है तो उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं, और ये आज के रेट में 4.40 है। ठीक है, कोलैटरल है तो येस कोलैटरल है फ्रॉम बैंक, बैंक से ये कोलैटरल लिया जाता है। साथ ही फंक्शन देखें तो ये कुछ टूल्स है जिससे कि लिक्विडिटी जितना है इकॉनमी में वो यहाँ पे आपका रेगुलेट करने के लिए होता है। इसी का जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट, जो कि 3.35 है। याद रखना है कि जो रेपो रेट है उससे कम ही हमेशा होता है रेपो रेट का चार्ज। तो इसका मतलब है कि एक रेट जिसमें कि आरबीआई जो है वो वापस से शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पे करती है। ठीक है, जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है अपने पैसे आरबीआई को देता है तो वो रेपो रेट के बेसिस पे देता है, लेकिन अगर आरबीआई को लौटाना है, मान लीजिए कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाती है तो आरबीआई वापस कर देती है बैंकों को पैसा। तो जो जिस दर पे वो वापस करती है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये भी कोलैटरल है, यानी कि फ्रॉम आरबीआई टू बैंक है। और फंक्शन क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। जब मार्केट में महंगाई आ जाती है तो फिर यहाँ पे आरबीआई जो है वो पैसे यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को दे देते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की रेट कितनी है तो 4.15%। ये न्यूली इंट्रोड्यूस फैसिलिटी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, जो कि एक्सेस अगर कोई फंड वगैरह है, पैसे हैं, तो वो आरबीआई के साथ रखा जा सकता है। ये कोलैटरल है तो ये कोलैटरल नहीं है। सबसे इसकी मेजर जो बात है ना वो यही है कि दिस इज़ कोलैटरल फ्री। साथ ही यहाँ पे क्या है कि जो आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसके लिए टूल्स लाया गया है। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी रेट है 4.65%। ठीक है, ये क्या है ना एमएसएफ, देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, यानी कि एक बेसिक मार्जिन है यहाँ पे। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग विंडो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, और ये ओवरनाइट फंड की जैसा काम करता है, यानी कि रातों रात अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की कमी है और वो बोरो करना चाहते हैं तो वो एमएसएफ से कर सकते हैं। ठीक है, और ये आरबीआई के थ्रू यहाँ पे ओवरनाइट जो है फंड वो ले सकते हैं। ये भी कोलैटरल है और ये शॉर्ट टर्म लोन है, एक काइंड ऑफ लोन। यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आप कह सकते हो, जो कि आरबीआई से लिया जाता है, और ये तब लिया जाता है जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को यहाँ पे हेल्प करना होता है। फाइन, सो दीज आर द 4 टर्म्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो आप स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है यहाँ पे लिक्विडिटी फैसिलिटी, ये सब टर्म्स आपको समझने में परेशानी होगी। तो इकॉनमी देखिए बहुत इजी है, टफ़ नहीं है। आप लोग हमेशा कहते हो कि इकॉनमी की जो है मैं लेसन लेकर आऊँ, लेकिन मैं इकॉनमी की जो लेसन है वो ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाती हूँ एज़ कंपैरिजन टू अदर्स जो भी यहाँ पे लेसन होते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें जो भी यहाँ पे टर्म्स होते हैं मैं उसको क्लियर करते हुए चलती हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग भी पढ़ाऊँ तो यही सारे टर्म्स को मैं क्लियर करते चलूँगी, तो इसलिए करंट्स के साथ ही मैं यहाँ पे आपको जो है जोड़ के बताते चलती हूँ। ओके, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये है क्या। फाइन, तो ये एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे सारी चीज़ें हम लोग एलएएफ पढ़ रहे, एमएसएफ पढ़ रहे, उसी की जैसा इसको भी लाया गया। लेकिन ये एक 2 पॉइंट याद रखना है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में सरप्लस, एक्सेस सरप्लस जो है उसको यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा डिपॉजिट किया जा सकता है। एंड सेकेंड है कि दिस इज़ कोलैटरल फ्री। फाइन, तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं जो कि कोल सेक्टर इन इंडिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है पॉलिसी लैंड एक्वायर्ड करने के लिए, और ये जो कानून है कोल बियरिंग एरियाज़ एक्ट 1957 इसके तहत। तो चलिए जो भी हो रहा है इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो बेसिक बातें हैं वो समझते हैं। यहाँ पे क्या हो गया है कि लैंड एक्वायर्ड करने के लिए यहाँ पे पॉलिसी लाई गई है। चलिए अच्छी बात है। ये जो यहाँ पे हमारा कोल बियरिंग एरियाज़ है, ये जो एक्ट है इसमें क्या है ना कि कोल बियरिंग लैंड, यानी कि जहाँ पे भी कोल वगैरह निकालना होता है तो कोयले वगैरह के लिए, तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन करना होता है और गवर्नमेंट कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे वेस्ट करती है। और ये आप देखो कि ये जो अप्रूव्ड पॉलिसी है इसमें क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है और कुछ इस तरीके से लैंड को यूटिलाइज़ करना है, यानी कि जो लैंड है, जो ज़मीन यहाँ पे एक्वायर किया जा रहा है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है फॉर कोल माइनिंग एक्टिविटीज़, और जो लैंड है जिससे कि कोल जो है उसको माइन किया गया है आउट और डी गोल्ड और इस तरीके की लैंड जो है वो रिक्लेम भी की जा सकती है। और साथ ही अगर आप हम लोग गवर्नमेंट की कोल कंपनीज़ देखें तो हमारे यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड है और इसी की सब्सिडरीज़ भी है, जिसके ओनर आप देखो कि ये सारे लैंड एक्वायर्ड करने वाले हैं जो कि इस एक्ट के तहत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना कि इस पॉलिसी में ये एक ही चीज़ अलाउ की गई है कि इनको बस लैंड जो है वो लीज़ पे दिया जाएगा, वो भी किसी स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए।
फाइन। तो चलिए जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में कोल सेक्टर का क्या हाल चाल है। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हम लोग 5th लार्जेस्ट कोल रिज़र्व है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हमारे यहाँ कोयला का जो भंडार है वो 5th लार्जेस्ट है। कम्युलेटिव अगर टोटल आप देखना चाहो तो यहाँ पे 319.02 बिलियन टन्स ऑफ जियोलॉजिकल रिसोर्सेज है कोयले का। साथ ही कोल रिसोर्सेज अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पाया जाता है, जो ओल्डर गोंडवाना फॉर्मेशन है पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया कहने का मतलब है कि जो हमारा सदर्न पोर्शन है जिसमें टोटल 9 स्टेट्स आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन था गोंडवाना फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोयले का भंडार बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे भी आपको कोयले का भंडार देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग अपने देश की बात करें तो 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम लोग कोयले का भी। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग 5th लार्जेस्ट जो है रिजर्वॉयर है हमारे पास जो है कोल रिजर्व्स है, लेकिन फिर भी हम लोग 2nd लार्जेस्ट जो है कोल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो कि हमारे देश में जो कोयले का भंडार है और जो कोयले की जो क्वालिटीज़ है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। यानी कि हमें जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और जिस तरीके की डिमांड है कोयले की, उस तरीके की क्वालिटी हमारे देश में नहीं है। हम लोग एक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी की जो कोल होती है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फाइन। तो आप लोग देखो कि कोल जो है वो ऑलमोस्ट 50% शेयर है हमारे टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का। और अगर हम लोग ड्राफ्ट नेशनल जो एनर्जी पॉलिसी है नीति आयोग की, उसके अकॉर्डिंग देखें तो कोयले का जो डिमांड है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में यानी कि 2030 तक 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन तक ये बढ़ने वाला है। फाइन। तो ये तो हमारे देश की हाल चल रही। लेकिन अब देखते हैं कि कोल सेक्टर में इशू क्या है। सबसे पहले इशू जो बताया जाता है, जो परेशानी है, वो रेगुलेटरी चैलेंजेस है। यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रिक्ट जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है लैंड एक्विजिशन के लिए, रीसेटलमेंट के लिए है, रिहैब के लिए है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए है, जिसके कारण जो कंप्लाइंसेस होती है यहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट करने का वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो हमारे देश में जो हम लोग कोयले भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो वो कॉस्टली होती है, उतने में हम लोग बाहर से अच्छे क्वालिटी के कोयले जो है इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि लिमिटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पे। इंडिया की जो कोल माइनिंग सेक्टर है आज के डेट में आप देखो कि स्मॉल स्केल में माइनिंग होती है और लिमिटेड यहाँ पे मैकेनाइजेशन है, इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी कि बाहर से इंपोर्ट करने के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो इंडिया के द्वारा आप देखो कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है, यानी कि जब से हम लोग आत्मनिर्भर भारत लाए हैं तब से हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेंगे। तो इसलिए हम लोग की इंपोर्ट कम हुई है। बट स्टिल अगर हम लोग 2012, 13 और 2021 के बीच में देखें तो कोल इंपोर्ट से आप देखो लिटिल ओवर 1/5 ऑफ द डिमांड जो हम लोग फुलफिल कर पाए इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद। ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस भी है। एक सबसे बड़ी परेशानी है कि जो हमारे देश की कोल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सही तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। लैक ऑफ प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी है हमारे यहाँ पे, जिसके कारण जो है ट्रांसपोर्टेशन में कमी आती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण जो है हमारे देश में कोयला जो है वो और महंगा हो जाता है। हाई ऐश कंटेंट है। देखिए पिट कॉक होता है यहाँ पे कोयले का एक टाइप्स है पिट कोक, जो कि सबसे बुरा होता है, ठीक है। तो ये जो पिट कोक होता है ये एकदम इसमें ऐश की जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा कोल जो यूज़र्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है और ना ही हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बेटर है, ना ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। मोर फोकस किया जाना चाहिए यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। इंडिया के द्वारा आप देखो कि हम लोग अपनी जो है नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग यहाँ पे कम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्लाइमेट टारगेट भी मीट करना है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई। तो इन सब से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कोयले के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कि पुअर फाइनेंशियल स्टेट है डिस्कॉम की। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है जो कि यहाँ पे कोयल इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आज के डेट में ये जो डिस्कॉम कंपनीज़ है ये ह्यूज डेट में जा चुका है, यानी कि इतना कर्ज है कि ये अभी तक भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ है ये डूबती ही जा रही है, जिसकी वजह से आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूज़ है और वाटर स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग अपने देश में देखें, जो कि एक अनदर फैक्टर है कि हमारे यहाँ जो है हीट विंड्स है कोल एनर्जी सेक्टर के लिए। कोल फायर्ड जो पावर प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है कूलिंग पर्पज़ के लिए। और पानी आप लोग जानते हो कि हमारे देश की जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रही है और जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो है हमारी वाटर टेबल जो है वो डाउन हो रही है और वाटर स्कार्सिटीज़ जो है
बहुत सारे एरियाज़ में देखने को मिल रहा है। सेफ्टी इशू अगर हम लोग माइनिंग में देखें, जब यहाँ पे कोल माइनिंग एक्सीडेंट की बात आती है, हम लोग हर समय ये सुनते हैं कि कोल माइनिंग के दौरान जो है लोगों की जान चली गई, एक्सीडेंट हुआ है, बहुत तरीके की परेशानी हुई है। तो इंडिया में हाई प्रोपोर्शन है डेथ का, सबसे ज़्यादा। हमारे यहाँ जब कोल एक्सट्रैक्शन होता है तो उस समय सेफ्टी जो है बहुत कम यहाँ पे मेजर्स दिया जाता है सेफ्टी पर्पज़ से, तो इसलिए लोगों की जान बहुत ज़्यादा जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं हमारे देश में, जिसके कारण हम लोग जो है इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इस रेगुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लैंड एक्विजिशन करने का यहाँ पे आप देखो कि कोई भी कंपनी अगर अपनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहती है तो उनके लिए सबसे बुरी बात होती है कि वो लैंड एक्वायर करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, हमारे देश की जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा भद्दी है। इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है, अल्ट्रा स्लो है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन करने में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग को सस्टेनेबल सप्लाई को सिक्योर करना होगा। आज की डेट में आप देखो कि हमारा देश जो है मेनली इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका पे डिपेंडेंट है इस तरीके के थर्मल कोल को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग डिपेंडेंट है कुकिंग कोल को, यानी कि वैसे कोयले जिससे खाने वगैरह बनते हैं तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। तो ये 3 देश है जिसमें कि हम लोग कोयले के लिए यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो क्यों ना बेटर होगा कि एक अच्छे तरीके से हम लोग सस्टेनेबल सप्लाई कर सके। टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ज़रूरी है, हमें इस तरफ से तो स्टेप्स लेना ही होगा जिससे हम लोग रिसर्च और एक्सप्लॉयटेशन जो एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान दें, और जो मॉडर्न अंडरग्राउंड मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से उस पर भी ध्यान दें कि लैंड एक्विजिशन रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ है उसको डील कर सके। साथ ही ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इंडियन रेलवे की बात करूँ, पोर्ट अथॉरिटी है, इंडस्ट्री है, इनको इस तरीके से काम करना चाहिए और क्लोज कोलैबोरेशन करनी चाहिए, जिससे कि जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो उसको बेटर तरीके से प्लान कर सकें। फाइन, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेजर्स क्या लिया जाना चाहिए जिससे कि हम लोग कोल सेक्टर्स को और ज़्यादा लिबरेट करें। तो सबसे पहला है कि प्रायर जो एक्सपीरियंस है, क्राइटेरिया ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस उसको रिमूव करना है। नो एंड यूज़ रेस्ट्रिक्शन रखना है, यानी कि आप देखो कि ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ पे इस तरीके से एंड यूज़ रेस्ट्रिक्शन जो है पार्टिसिपेशन का वो नहीं रखना है, ओपन रखना है। पार्शली जो एक्सप्लोर्ड यहाँ पे किया जा रहा है कोल ब्लॉक्स को, इसको यहाँ पे ऑक्शन पे रखने की बात की जा रही है। एडॉप्शन करना है क्या, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, और क्योंकि कोल एक्सट्रैक्शन से जितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसको यहाँ पे शेयर करने की बात की जा रही है। मार्केट ड्रिवन प्राइस पे यहाँ पे ध्यान देना है, और रिबेट देना है, यानी कि जो माइंस अलॉटी है इन केस ऑफ अर्ली प्रोडक्शन तो उनको रिबेट भी देनी चाहिए। तो ये सारे कुछ मेजर्स बताए जा रहे हैं। फाइन, आप समझते हैं कि रीज़न क्या है आज के डेट में कोल शॉर्टेज का हमारे देश में। तो आप देखो कि हमारे देश में जो कोल का डिमांड है वो बहुत बढ़ चुका है, यानी कि कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो पिकअप ऑपरेशन में, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग के कारण आप देखो कोल का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। हीट वेव्स राइज हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर है हमारे एग्जॉस्टेड जो थर्मल पावर प्लांट है, और ये लार्ज पार्ट है हमारे कंट्री का, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पिक पावर डिमांड है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिकॉर्ड हमारा 215 से 220 गीगावाट तक है। हाई इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कोल है, आप देखो जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं कोल को ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है, बिकॉज सप्लाई डिसरप्शंस हो रहा है जिस तरीके से हमारे देश में, और हम लोग जहाँ से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो यहाँ पे डिसरप्ट है। और यूक्रेन वॉर के कारण ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में, जिसके कारण इंपोर्ट कम हो गया है और जिसके कारण हमारे देश में कोल की शॉर्टेज है। पुअर परफॉर्मेंस है रेलवे की, रेलवे का भी आप देख सकते हो कि अनेबल है एक सफिशिएंट कोल को ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ तक, तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में, जिससे कि आज के डेट में जो थर्मल पावर प्लांट की जो करंट डिमांड है वो यहाँ पे बेटर तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रही है। कैश फ्लो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। तो जो इनएबिलिटी है डिस्कॉम का कि कॉस्ट वगैरह को रिकवर करना, तो ये सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी की जो यहाँ पे ड्यूज़ है ना वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है जो पावर जनरेशन कंपनीज़ है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अभी ये कर्ज में चल रहा है। स्टेप्स क्या क्या लिया जा रहा है जिससे कि ये सारे क्राइसिस है उसको ओवरकम कर सके। तो सेंटर के द्वारा यहाँ पे स्टेट को अलाउ किया गया है कि एक कैप्टिव जो कोल रिजर्व्स है उसको यूज़ किया जा सके 25% तक। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे जो बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन है उसको कैंसिल किया गया जिससे कि फास्टर मूवमेंट हो सके कोल कैरियज का। इंडियन रेलवे की बात करें तो उनके द्वारा भी प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे 1 लाख मोर वैगन्स वगैरह को जो है यहाँ पे ऐड किया जाएगा जिससे कि फास्टर डिलीवरी हो सके कोल का। सब स्टेट्स जो है वो यहाँ पे ब्लेंड करें, यानी कि डोमेस्टिक और जो इम्पोर्टेड कोल है ना उनको यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि इंडिया का कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, तो ये काफ़ी बेटर यहाँ पे मैप बताया जा रहा है। तो देखिए कोल जो है यहाँ पे लिग्नाइट, बॉक्साइट, यहाँ पे जो है आपका पिटकोक है, एंथ्रासाइट है,
तो एंथ्रासाइट आप देख सकते हो कि बहुत ही बेटर क्वालिटी की होती है, जो कि हमारे यहाँ सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट है, जिसमें कि 80 to 95% सिर्फ कार्बन कंटेंट ही होते हैं, ठीक है। और ये जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में बिटुमिनस की अगर हम लोग बात करें तो 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है, और ये बहुत ही इसमें मॉइस्चर की कंटेंट बहुत कम होती है। तो ये जो कोयला है ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो ये 3rd नंबर पे आता है, जिसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट है, और ये राजस्थान, आसाम और तमिलनाडु में। और सबसे बुरी जो पिटकॉक है वो बहुत जगह पाई जाती है। तो चलिए अगर हम लोग देख लें कि लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, तो लिग्नाइट आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर वाले इस एरिया में पाया जाता है, दिस इज़ लिग्नाइट। और थोड़ा बहुत यहाँ पे गुजरात और राजस्थान ये ना के बराबर है। उसके अलावा अगर आप कोयले देखो तो ये है इस एरिया को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना है, यहाँ पे झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। देन यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वाला एरिया है। फाइन, थोड़ा बहुत आपको जो है ये लिग्नाइट तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। फाइन, तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट कोल कंडीशन, जो कि हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से देखें। कोल कॉन्ड्रम भी आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कोल प्रोडक्शन और कोल इंपोर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कोल प्रोडक्शन आप देख सकते हो कि हम लोग के देश में ये कोल प्रोडक्शन जो है ये पर्पल कलर वाली ये बढ़ती ही गई है, और कोल इंपोर्ट जो है हमारे देश में आप देखो कि आफ्टर कोविड ये घटता ही गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट साइन, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से स्टेटमेंट बन जाता है कि कंटिन्यूस आप देखो कि लास्ट 10 ईयर्स में, एक डिकेड में या 5 ईयर्स में हमारे यहाँ कोल की प्रोडक्शन लगातार बढ़ते जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लगातार बढ़ते गया है, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 2020 के बाद से कंटिन्यूस हमारा जो है ये कोल की जो इंपोर्ट है वो हम लोग कम कर दिए हैं, लेकिन लास्ट 5 ईयर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में बनती है, तो इसको ध्यान रखना है। अब ये जो मूव्स लाया गया है यानी कि लैंड एक्विजिशन करने के लिए यहाँ पे एक बेटर तरीके से रिलीफ दी गई है, तो इसका क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। इससे फ़ायदा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे हमारे यहाँ पे, साथ ही जो कॉस्ट वगैरह हो रहा है ये CIL को यहाँ पे जो कोल रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, तो उसकी भी यहाँ पे कॉस्ट कम हो पाएगी। कोल गैसिफिकेशन हो पाएगा। कोल गैसिफिकेशन कहने का मतलब है कि जो कोल है इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा डिस्टेंट प्लेस में, दूर दूर प्लेस में। फास्टर लैंड एक्विजिशन होंगे, ये सबसे बेटर यहाँ पे प्रोविज़न है। और जो डिमांड है डिस्प्लेस्ड फैमिली का, आप देखो एक फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो उनके लिए यहाँ पे जो उनका डिमांड होता है कोयले वगैरह का, तो वो भी यहाँ पे फुलफ़िल हो सकता है। फाइन, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट कोल सेक्टर इन इंडिया, जिनकी हम लोग सिग्निफिकेंस देखे, कानून के बारे में समझे, हमारे देश में कोल सेक्टर का क्या हालचाल है इसे समझे, इशू क्या है कोल सेक्टर में इसे हमने देखा, और साथ ही साथ वे फॉरवर्ड और क्या रीज़न है जो आज की डेट में हमारा कोल जो है शॉर्टेज हो चुका है, और सरकार की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। एक अच्छा मैप रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, साथ ही यहाँ पे कोल की क्लासिफिकेशंस भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट आते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो एक बहुत अच्छी मूव है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि एक एडवाइजरी कमेटी को ये फॉर्म कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 76,000 करोड़ तक का सेमीकंडक्टर जो मिशन है इसको पूरा किया जाएगा। तो चलिए इस कमेटी जो है ये चेयर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ये हमारा मीटी के द्वारा। और साथ ही साथ हम लोग देखें तो एक अच्छा सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर को डेवलप करना है और इकोसिस्टम को डेवलप करना है। तो चलिए सेमीकंडक्टर के बारे में पहले समझते हैं। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें कि यहाँ पे आप देखो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंडक्ट और एबिलिटी के यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर हम लोग देखें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या होता है उसके अंदर। एक डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, बहुत सारे फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है और आपका जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल रहा है तो आप इस सारे वर्ड्स को समझ सकते हो, जिसमें कि आपका सेल कंटेन सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस का देखें तो इसको भी कंट्रोल किया गया है वाइड रेंज में, या तो उसको परमानेंटली या फिर डायनेमिकली। ओके, तो सेमीकंडक्टर जो काम करता है क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि नेगेटिव चार्जेस को कैरी करती है, तो ये जो इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है और नेगेटिव चार्ज को भी। तो ये चीज़ें समझिएगा। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर हमारे देश में अगर मैन्युफैक्चर होता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप देखो डोमेस्टिक सेक्टर्स जो है वो बूस्ट हो पाएगा, और जिस तरीके से आप देखो कि हमारे देश में अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो भाई साहब हमें दूसरे देश के मोहताज बनने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग उस पर डिपेंडेंट ही नहीं होंगे। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन जिस तरीके से डिसरप्ट हुआ पड़ा है वो आगे भी हुआ पड़ा रहेगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
साथ ही अगर हम लोग देखें तो हमारी जो डिमांड बढ़ते जा रही है, क्योंकि रैपिड डिजिटाइजेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमारे देश में और कैपेसिटी भी है हमारे यहाँ, तो उस हिसाब से अगर सेमीकंडक्टर हम लोग अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करते हैं तो फिर प्राइस भी गैजेट की कम हो जाएगी, है ना, और जो डिमांड है वो भी मीट हो पाएगा। अगर हम लोग इस एमईटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट है ये एस्टिमेट किया गया है कि 2020 में ये $15 बिलियन तक के अराउंड होगा, जो कि ये 2020 में ये इतना था $15 बिलियन तक का, और 2026 में ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 63 बिलियन डॉलर तक का, यानी कि कितना ज़्यादा ये जंप लेने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्ट्रेस दिया गया है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, और जिससे कि हमारे यहाँ पे जो चिप्स वगैरह है, सेमीकंडक्टर चिप्स है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाया जा रहा है तो उसके लिए सेमीकंडक्टर्स की भी डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही हम लोग इम्पोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। इंडिया की इम्पोर्ट अगर आप लोग देखो तो हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है ना, हल्का सा भी हमारे देश में यहाँ पे ना ही प्रोडक्शन ना ही मैन्युफैक्चर कुछ नहीं होता है, हम लोग 100% इम्पोर्ट करते हैं, और वो भी ताइवान जैसे देश से। ताइवान जो कि सेमीकंडक्टर कंट्री माना जाता है, वहाँ की पॉपुलेशन आप देखो कि मोर देन 95% जो पॉपुलेशन है वो इंगेज्ड है यहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ताइवान जैसे देशों से हम लोग सीख सकते हैं। तो आप समझो 100% हम लोग जो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो ताइवान है, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम है। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं तो इससे हमारे देश की कंपनी को ना ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश की कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा होगा, बल्कि जो सेमीकंडक्टर इंपोर्ट में डिपेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो पाएगा। हम लोग एक्सपोर्ट भी कम करेंगे, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर पाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अब दूसरे कंट्री को सेमीकंडक्टर के चिप्स में हेल्प कर पाएंगे, है कि नहीं। साथ ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जिस तरीके से हम लोग अपने देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो पाएगा हमारे इकॉनमी में। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा सपना है कि 1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी का, तो वो फुलफ़िल हो पाएगा। साथ ही 5 ट्रिलियन जीडीपी हमें 2025 तक लेकर आना है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं स्टेप्स है कि ये बेटर तरीके से हो पाएगा। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ जो है वो एक की है हमारे देश की, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करने के लिए। डिजिटल इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी देखें या फिर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप देखें, सेल्फ सफिशिएंसी है, तो ये सब एक बेटर ग्लोबल पोजीशन हमें देगा, ठीक है। तो एक अच्छा मूव्स आप कह सकते हो, लेकिन इतना आसान तो है नहीं। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो ठप पड़ी हुई है, तो कैसे अचानक से हम लोग एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो हमें तो बहुत पापड़ बेलने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन है। सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की बात करें तो इसमें 3 मेजर कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन करो, फैब्रिकेशन करो, देन असेंबल करो और देन टेस्ट करो। ये जो चिप डिज़ाइन कंपोनेंट है ना, ये हाईली डिपेंडेंट होता है किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने से पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट सेटअप करना होगा, जिससे कि हम लोग बेटर तरीके से इसको समझ पाएँ। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो कि हम लोग को फ्यू कंपनी से एग्जांपल भी लेना होगा, जैसे कि यूएस है और साउथ कोरिया है। इनके द्वारा आप देखो कि डिज़ाइन स्टेज पे ये डोमिनेट करते हैं, तो हम लोग इससे सीख सकते हैं। वहीं ताइवान के द्वारा आप देखो तो ये फैब्रिकेशन और असेंबली मार्केट में ये अपने हुनर है। तो ये सारे कंट्री से हम लोग को सीखना होगा। मैसिव इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और आप देखो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोसेस है। तो इन सब फील्ड में हमें जो है यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि आप समझो कि जो स्टार्टिंग में है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये कहते हैं कि अगर हम लोग ह्यूज पैसे यहाँ पे खर्च करते हैं तो लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए एक्सपेंसिव डिवाइस इसे कहा जाता है। साथ ही रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। सिलिकॉन एक वेरी बेसिक और मोस्ट कॉमनली यूज्ड रॉ मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर में होती है। सिलिकॉन के अलावा हमें जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन कार्बाइड की ज़रूरत होगी। बहुत तरीके के न्यूमरस टाइप्स ऑफ केमिकल्स और गैसेस है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, तो इस सब की भी ज़रूरत होगी। अनइंटरप्टेड जो पावर और वाटर सप्लाई है इसकी भी कमी हो पाएगी। अगर देखिए ह्यूज कॉस्ट के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सिंगल चिप का, इसमें हंड्रेड्स ऑफ गैलन्स ऑफ प्योर वाटर की ज़रूरत है। अभी हमने लास्ट आर्टिकल में भी देखा कि पानी की भाई ऐसी ही कमी है हमारे देश में, और हर जगह पानी की ज़रूरत होती है, और सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में भी पानी की कमी है। तो पता नहीं इतने पानी हम लोग लाएंगे कहाँ से। और साथ ही साथ आप देखो कि लैक है लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसी, यानी कि अभी तक हमारे देश में कह तो दिया गया है कि हम लोग सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करेंगे, बट कैसे करेंगे, किस कानून के तहत करेंगे, अभी तक ये सारी चीज़ों की कमी है। फाइन, अब देखते हैं सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या क्या पर्क्स लाए गए हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया कि सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें कि सेमीकंडक्टर को डेवलप किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डिस्प्ले किया जाएगा।
टोटल आउटले तो 76,000 करोड़ तक का रखा गया है और इसका एम है कि फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसे के रूप में यहाँ पे सपोर्ट देना कंपनीज़ को जो कि इन्वेस्ट कर रही है सेमीकंडक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले कर रही है और डिज़ाइन कर रहे हैं इकोसिस्टम को। ठीक है, तो सबसे पहला इस स्कीम में क्या है कि सेमीकंडक्टर फैब्स को इंडिया में सेटअप करना होगा, फिर यहाँ पे डिस्प्ले फैब्स को सेटअप करना होगा, फिर यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स फैब, तो ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे सेटअप करना होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स है यानी कि डिज़ाइन यहाँ पे लेकर आना है और जो बेटर डिज़ाइन लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उनको इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा यानी कि पैसे के रूप में यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन है ये, आप देखो कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है, वो भी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत, जिसमें कि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ है ना वो यहाँ पे आएगी और हम लोग जो है सेमीकंडक्टर को बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि नोडल एजेंसी होंगे जो कि एफिशिएंट, कोहेरेंट और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हमारे से इस स्कीम का। साथ ही इससे क्या होगा कि फॉरेन कैपिटल भी अट्रैक्ट होगा। अर्ली 2021 में क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रपोजल लाया गया था कि जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स है या वो सेटअप करे या फिर यहाँ पे अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करे जो कोरियन, जापानीज़, ये सारे कंपनीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा जो है फॉरेन कैपिटल को भी कहा गया है, तो फॉरेन कैपिटल बहुत ज़्यादा हमारे देश में आ रहे हैं इस तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही जो स्पेशल इंसेंटिव्स पैकेज स्कीम है उसको भी मॉडिफाइड किया गया है। एमसीप्स आप देख सकते हो, जिससे कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बूस्ट हो। यूनियन बजट जो 2017-18 का आया था, इसमें जो इंसेंटिव्स स्कीम है उसके एलोकेशन को बढ़ाया गया, जैसे कि एमसीप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फंड हो गई, तो इसमें ये इंक्रीज़ भी किया गया था। ओके, अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रेंथन करना होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर हो जिससे कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी जो हमारी बनती जा रही है उसको हम लोग यहाँ पे बेटर कर पाए। कंड्यूसिव और स्टेबल प्राइसेस पॉलिसीज़ होनी चाहिए। पहले तो कानून लेकर आए, एक अच्छी पॉलिसी लेकर आए कि हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब अपने कंट्री में कैसे बनानी है और पावर जो सेमीकंडक्टर्स है उन पे फोकस करना होगा। पावर सेमीकंडक्टर्स जिसमें कि डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना उससे ये डिफरेंट है। ठीक है, जिसमें कि आप देखो कि हाई वोल्टेज होगा, बिग करंट वगैरह होगा, तो विदाउट एनी डैमेज, तो इसलिए पावर सेमीकंडक्टर्स पे हमें फोकस करना है और क्लीन एनर्जी पे थ्रस्ट करना है। पावर सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो गैलियम नाइट्रेट है और सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड डिवाइस होता है जो कि एक अच्छा खासा जो भी तरीके का हेडर्स वगैरह है तो उसको एड्रेस कर लेते हैं। हमें इंडिया को दूसरे कंट्री से सीखना होगा, हमें कुछ भी, जैसे हर एक कंट्री जो है यहाँ पे आप देखो कि किसी किसी चीज़ में मास्टर है तो उनसे हम लोग सीख लेते हैं। चाइना से हमें सीखना होगा कि चाइना एक ग्लोबल मार्केट है, यानी कि आउटसोर्स जो सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है इसमें चाइना जो है ग्लोबल मार्केट पकड़ा हुआ है, तो वो कैसे पकड़ा हुआ है डिज़ाइन वगैरह में। चाइना में आप देखो लो लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे कम है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ताइवान से तो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ताइवान आप देखो कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप कर रखा है कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे एकदम पिक पे है और इंटरनेशनल रेपुटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ताइवान जाना ही जाता है अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इस पर हम लोग को सीखना होगा और यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी को भी थैंक्स करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे सब्सिडीज़ दी जाती है, टैक्स ब्रेक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साउथ कोरिया की बात करें तो जो की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है साउथ कोरियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, वो यहाँ पे जो मेमोरी सेमीकंडक्टर्स है उसके प्रोडक्शन में है और यहाँ पे लो कॉस्ट वर्कफोर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए भी कहा गया है जो कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस में है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया से भी हम लोग को सीखना चाहिए कि किस तरीके से जो मेमोरी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग समझें और लो कॉस्ट वर्कफोर्स को भी। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताई जा रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे बातें की गई है कि हम लोग अपने देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए ये एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सेमीकंडक्टर से वो हमारे प्रीलिम्स में भी बन सकता है और मेन से भी बन सकता है। ठीक है, और अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपसे इंटरव्यू में भी इस तरीके का ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जो भी छोटे छोटे न्यूज़ हैं और जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ पे आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है और ये इस तरीके की छोटी छोटी न्यूज़ जो है ना वो समटाइम्स आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट क्या इंपॉर्टेंट होता है ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे RBI की कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो उसको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे लाई गई है करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर, वो भी 2021-22 का। तो ये जो थीम था रिपोर्ट का ये था रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, जिसमें कि एक स्ट्रैटेजी दी गई है मीडियम टर्म स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो कि यहाँ पे 6.5 से 8.5% है।
यहाँ पे ये देखा गया कि जो इंडियन इकॉनमी है ना वो 12 साल लेगा कि कोविड-19 का जो लॉस हुआ है। तो ये चीज़ देखा जा रहा है कि कोविड-19 से आपको पता है कि हमारे देश में क्या पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस हुआ है, तो उसको रिकवर करने में काफ़ी साल लग जाएंगे। तो ये देखने को मिल रहा है कि 12 साल लग सकता है। कैपिटल इन्फ्यूजन जो हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप देखते हो कि आरबीआई के द्वारा पब्लिक सेक्टर्स बैंक में दिए जाते हैं, जिससे कि बैंकों का जो यहाँ पे CRAR है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व्स जो यहाँ पे एसेट होता है उसको यहाँ पे मेंटेन कर सके। साथ ही अमाउंट जो रिकवर किया गया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, वो भी आप देखो कि डिप्ट हुआ है रिसेंट ईयर्स में। यानी कि यहाँ पे जो ARC कंपनीज़ है, ARC कंपनीज़ का क्या काम है, जो NPA में पैसे लॉस हो गए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितने थे और जितने यहाँ पे आप देखो कि बैंकों का NPA रेशियो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग लोन ले लेते हैं लेकिन उसे वापस चुकता नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे NPA रेशियो बढ़ते जा रहा है। और इसके लिए NPA वाले जो भी यहाँ पे आप देखो कि पैसे है उसको रिकवर करने के लिए एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ बनाई गई है। तो इनके द्वारा जो अमाउंट रिकवर किया गया है वो रिसेंट ईयर में आप देखो कम ही हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, डीग्लोबलाइजेशन है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टर्म्स वगैरह है। रिकमेंड ये दिया गया कि जो मोरल हज़ार्ड प्रॉब्लम है हमें उसको यहाँ से हटाना होगा, अवॉइड करना होगा। रिकैपिटलाइजेशन जो PSB की है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स का, उनको हम लोग को स्ट्रेंथन करना होगा। और साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो NCLT बेंचेस है उसको इसके नंबर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत है, रिस्क फैक्टर्स वगैरह, और केयर वगैरह भी करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग स्टेक होल्डर्स को जो है डिजिटल फ्रॉड से हम लोग बचा सके। डेटा ब्रीच वगैरह होता है, कई बार आप देखो कि जो भी डेटा वगैरह है उसको बेच दिया जाता है। डिजिटल ओलिगोपॉलीज़ है, यानी कि बहुत सारे कंपनीज़ है जो कि अपने हिसाब से जो है डिजिटल मूव्स ले रहे हैं, तो ये सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। फाइन, देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है CRAR, इसी को यहाँ पे CAR भी कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है ना कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बैंकों के पास कितना पैसा है। मान लीजिए कि 100 रुपीज़ बैंकों के पास है, तो बैंक क्या करती है कि 10 रुपीज़ अपने रख लेती है और 90 रुपीज़ को यहाँ पे लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि कैपिटल एडिक्वेसी है, यानी कि बैंक के अवेलेबल कैपिटल जो है उसको मेज़र किया जाता है कि बैंक का कितना रिस्क वेटेड क्रेडिट है। तो बैंक के पास यहाँ पे आप देखो 10 रुपीज़ रखा जाता है। देखिए 100 रुपीज़ है तो इसमें आपका CRR यहाँ पे हो गया 3%, SLR है, उसके अलावा भी 10 रुपीज़ यहाँ पे रख लेती है अपने हिसाब से, और बाकी का जो पैसा है उसको रिस्क में डाल देते हैं बैंक, तो उसको यहाँ पे CRAR कहते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस अभी क्या हुआ है कि RBI के द्वारा जो लिमिट है उसको घटा दिया गया है, क्योंकि पैसे कम हो गए थे। यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आप देखो GST इम्प्लीमेंटेशन से ही स्टेट के पास कम है, ऊपर से ये कोविड-19 है, तो इसी को देखते हुए, पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए RBI के द्वारा ऐसा किया गया। समझने की बात यह है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता क्या है। एक्चुअली इसको 1997 में लाया गया, और एक ऐसा इशू है जिसमें कि एडहॉक टी-बिल जो है वो इशू किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि RBI एक्ट जो 1934 है, इसमें ये कहा गया है कि टेम्प्ररी तौर पे ये काम किया जाएगा, यानी कि RBI के द्वारा जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं सेंटर और स्टेट को, जिससे कि जो उनका पेमेंट में, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट में यहाँ पे जो मिसमैच होता है उसको ओवरकम किया जाता है RBI के द्वारा। तो मान लीजिए कि स्टेट का जो है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया है, तो उसको मैच करने के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कलेक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ, तो स्टेट को तो पैसे चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे RBI पैसे देती है। तो अगर हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात करें तो ये FRBM का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये आप देखो कि स्टेट को लौटाना होता है, सेंटर को भी लौटाना होता है, वो भी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, जिस साल लिए है उसी साल उनको जो है कुछ यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड में उनको लौटा भी देना होता है। तो दो तरीके का यहाँ पे वेज एंड मीन्स है, एक स्पेशल है, एक नॉर्मल है। स्पेशल में क्या है कि यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी है, इट मीन्स कि ये अगेंस्ट है कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, और जो इंटरेस्ट रेट होता है SDF में ये 1% पॉइंट होता है, जो कि रेपो रेट से कम है। ठीक है, इन एडिशन अगर हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस देखें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जितना भी बैंक अकाउंट है उसमें आप जो है उससे ज़्यादा जो है विड्रॉ करके काम कर सकते हो। तो लिमिट जो यहाँ पे वेज एंड मीन्स का है ये गवर्नमेंट के द्वारा और RBI के द्वारा म्यूचुअली ये इसको डिसाइड किया जाता है। सो ये भी पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा।
इंपॉर्टेंस क्या है वेज एंड मीन्स का? तो इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे वेज एंड मीन्स लिमिट अगर इंक्रीज़ कर दिया जाता है स्टेट का, तो स्टेट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड जो है आसानी से आरबीआई के द्वारा यहाँ पे बोरो कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे स्टेट के पास पैसा आ जाता है। जब भी अनसर्टिनिटीज़ अगर आती है, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन सही नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्टेट जो है पैसा मिल जाता है। साथ ही वेज एंड मीन्स जो फंडिंग है ये काफ़ी चीपर है, यानी कि जो भी बोरो वगैरह यहाँ पे अगर मार्केट से करना है तो यहाँ पे उससे भी चीपर आपको ये रेट देखने को मिलेगा, तो ये भी फ़ायदा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, और बेसल थर्ड नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो करते हुए जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा सर्टेन यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स दिया गया बैंकों के लिए। और ये जो हमारा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है ये हमारा इस तरीके का नॉर्म्स का पार्ट है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि फिक्स परसेंटेज अगर बैंक का है, बैंक का जितना भी रिस्क वेटेड लोन बुक है, जैसे कि अभी मैं बताई कि 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ रख लेते हैं और 90 रुपीज़ जो है ये रिस्क वेटेड लोन बुक है, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट भी किया जाता है। फाइन। साथ ही अगर देखें तो आरबीआई के द्वारा नॉन बैंकिंग जो फिनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी लेंडिंग है और डिस्क्लोजर गाइडेंस है, इसको यहाँ पे टाइटन कर दिया गया है। तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे और भी टाइट किया गया है। तो एग्रीगेट जो एक्सपोजर हो रहा था अपर लेयर जो एनबीएफसी का किसी भी एंटिटी में, अब ये 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कैपिटल बेस से ये 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के लिए देखें तो एग्रीगेट लिमिट जो है वो 30% होना चाहिए सिंगल एंटिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे कैप लगा दिया गया है, यानी कि एनबीएफसी से आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है लोन लेते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे किसी भी फर्म में वो लेंड नहीं करेंगे जिसमें भी वो डायरेक्टर है या फिर उनके रिलेटिव्स इंटरेस्टेड है एज ए पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉयर, तो ये भी याद रखना है। लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो रियल इस्टेट सेक्टर्स को किया जाएगा, और ये कब? तो जब वो बोरो कर लेंगे, यानी कि प्रायर परमिशन उनको सरकार से मिल जाएगा उनके प्रोजेक्ट के लिए, तब यहाँ पे लोन वगैरह उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि बेस लेयर है, यहाँ पे मिडिल लेयर है, उसके बाद अपर लेयर है और टॉप लेयर है। तो जो न्यू कैटेगरी लाया गया है वो अपर लेयर के लिए लाया गया है, इसको ध्यान रखना है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, तो आरबीआई के द्वारा अभी जो गाइडलाइन है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के लिए, जो कि यानी कि लार्ज जो बोरोवर होते हैं एनबीएफसी और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस लाया गया है। ये आप देखो कि जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होते हैं ये 20 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, यानी कि इसमें 20 यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल रेफरेंस डेटा सिस्टम को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक यूनिक तरीके से इसको हर एक लीगल एंटिटी में इसको हम लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर से? तो इससे जो यहाँ पे फिनेंशियल डेटा का जो सिस्टम है ना, उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है, और रिस्क जो मैनेजमेंट है आज के डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह का, तो वो कम हो जाता है। फाइन। फिर आप देखो एक रूल्स लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अमेंड किया गया है निधि रूल्स 2014 को। तो यहाँ पे क्या है कि निधि कंपनीज़ हैं, तो जिस तरीके से आप देखते हो कि निधि कंपनीज़ जो है वो आज के डेट में बढ़ते ही जा रही है, और इसका एम यही है कि गवर्नेंस बढ़ाना है और साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड रखना है। तो एक पब्लिक कंपनी है अगर वो उस निधि को सेटअप करती है और उसका शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो पहले तो उनको खुद ही डिक्लेयर करना होगा कि यूनियन गवर्नमेंट से वो निधि है, और उसके बाद आप देखो पहले क्या था कि इस तरीके का कंपनी को जो है डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो भी कंपनी का अगर कैपिटल एसेट 10 लाख करोड़ है, 10 लाख है, तो उनको पहले ये बताना होगा कि वो कंपनी अपने आप को निधि कंपनी जैसा जो है इस्टेब्लिश की है। प्रमोटर और जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी का, उनको क्राइटेरिया जो इस रूल्स के तहत रखा गया उसको मीट करना ज़रूरी है। अब निधि कंपनी के बारे में बेसिक समझते हैं। जैसे एनबीएफसी है ना, उसी की तरह निधि भी है। निधि में क्या होता है कि ये बोरो और लेंड किया जाता है मनी अपने मेंबर को, और इसमें आप देखो कि सेविंग हैबिट्स भी होता है, यानी कि निधि कंपनी के जो भी मेंबर हैं उनके लिए वो अपना सेविंग वगैरह भी करते हैं। और यहाँ पे आरबीआई की लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो कि अपने ऑपरेशन मैटर्स को रेगुलेट भी करता है, और आरबीआई के पास ये पावर है कि डायरेक्शन वगैरह वो इशू करता है, डिपॉजिट कैसे लेना है, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ है, तो ये सब यहाँ पे निधि कंपनी को बताते भी है। ठीक है, बताते नहीं हो, निधि कंपनी के लिए यहाँ पे रूल्स वगैरह भी लाए गए हैं। साथ ही आप देखो कि निधि कंपनी के लिए क्या है कि वो यहाँ पे चिट फंड्स के साथ यहाँ पे डील नहीं करेंगे। हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी बिजनेस, ये सब पे काम नहीं करेंगे। साथ ही स्ट्रिक्टली इनको रोका गया है कि डिपॉजिट वगैरह जो है वो एक्सेप्ट करें। ओनली सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर को अलाउ किया गया है यहाँ पे निधि कंपनीज़ में, और निधि कंपनीज़ के जो मेंबर हैं उन्हीं को यहाँ पे पर्क्स वगैरह मिलता है। गाइडलाइन है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का। देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो देखिए जब गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसे देकर इन्वेस्ट कर देती है, कहीं पे शेयर खरीद लेती है, ठीक है। और वहीं आप समझो कि जब बैड सिचुएशन होता है, सरकार के पास पैसे कम हो जाती है, तो सरकार क्या करती है कि डिसइन्वेस्टमेंट में उतर आती है, यानी कि शेयर बेच देती है और पैसे ले लेती है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग न्यू गाइडलाइन देखें जो डीपैम के द्वारा लाया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उनको अलाउ ही नहीं किया गया है कि वो यहाँ पे बाई आउट करे दूसरे PSU से। यानी कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आप देखो यहाँ पे बेयर मिनिमम प्रेजेंस है जो आज के डेट में पब्लिक सेक्टर कमर्शियल इंटरप्राइजेस है, जो कि कंपनी लेवल होल्ड करती है। देखिए इस तरीके का जो लाया गया है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ना कि कुछ पोर्शन, सरकार अपनी जो कुछ पोर्शन है CPSE की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, यानी कि 50% का कुछ जो पोर्शन है उसको बेच दे रही है। पहले क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट अगर 51% से ज़्यादा शेयर खरीद रहे तो उसमें सरकार का यहाँ पे पावर हो जाती है। और अगर बेचना है तो 51% या फिर 50% का कुछ पार्ट यहाँ पे अगर बेच रहे तो वो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। अगर टोटल यहाँ पे बेच दे रहे, यानी कि शेयर बेच के पैसा ले ले रहे, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, यानी कि रूल्स लाया गया है नया। तो न्यू रूल्स है जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% तक यहाँ पे करेंगे, जो LIC का है या फिर इस तरीके के कॉर्पोरेट बॉडीज़ का है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, जो कि फाइनेंस कंपनी मिनिस्टर के अंदर है। और ये इनका है कि सारे लॉज वगैरह जो है उनको कंसोलिडेट करते हैं, अमेंड करते हैं, जो भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। फाइन। चार्टर्ड अकाउंटेड है, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेड एंड द कंपनी सेक्रेटरी बिल है। तो ये बिल है, जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता तब तक इसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। देन यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, व्हाट इज़ दिस? ये क्लास है रेसिडेंशियल स्टेटस का, जो कि इनकम टैक्स लॉ के तहत है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक ऐसा इंसान को कहा जा रहा है जो कि एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट को क्वालिटी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे पर्सन होने चाहिए जो कि यहाँ पे 120 से ज़्यादा स्पेंड किए हैं, बट मतलब कि हमारे देश में 120 दिन से ज़्यादा रहे, 6 महीने से ज़्यादा रहे, बट 182 से कम रहे, और 15 लाख तक वो अर्न किए हैं, और मोर से मोर असेट जो है वो क्रिएट किए हैं हमारे देश से, तो उनको हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह रहे हैं। अगर ये दोनों क्राइटेरिया जो इंसान यहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर रहे तो आप अपने आप को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में मान लो। फाइन। अब देखिए ये है EPCG स्कीम, जो कि है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर जो है उसको रिलैक्स किया गया, जिससे कि जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो कम हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारे देश में, यानी कि कोई आकर बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। यहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी स्कीम है, और जिससे क्या होता है कि जो कैपिटल गुड्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा पर्क्स रखा गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस के ऊपर है, वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं MSME इंटरप्रेन्योर्स को। तो MSME जो कि आप जानते हो कि हमारे देश का एक सबसे अच्छा, यानी कि गोल्ड ऐसा सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिनके द्वारा आप देखो 30% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट होता है, 48% से ज़्यादा ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, 45% ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट यहाँ पे लेकर आते हैं, और इससे आप देखो कि सबसे ज़्यादा जॉब 11.1 करोड़ तक का जॉब यहाँ पे आप देखो कि क्रिएट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे सेक्टर है। अगर हम लोग मेजर इशू देखें तो इन्फॉर्मेशन गैप है हमारे MSME सेक्टर में, और कोई भी सर्वे वगैरह नहीं है आज तक। साथ ही 70% से ज़्यादा जो MSME है आज के भी डेट में आप देखो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल कहने का मतलब है कि वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए कोई हॉलीडे नहीं होता है, कोई सैटरडे संडे नहीं होता है, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई सोशल स्कीम्स बेटर नहीं है, तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर्स में काउंट होते हैं। ओवरऑल क्रेडिट कैप देखें तो 20-25 लाख करोड़ तक का है। साथ ही लेस देन 40% जो बोरोड है वो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर से है। साथ ही इनएबिलिटी है कि जो कोलैटरल वगैरह एक्सपेक्ट किया जाता है बैंक और NBFC के द्वारा, वो उसको मीट नहीं कर पाते हैं ये MSME सेक्टर्स के लोग। साथ ही डिले पेमेंट भी है, कई बार ये काम करते हैं लेकिन सरकार के द्वारा उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है। सो दीज आर द बेसिक इशूज़ है जो कि ये फॉलो कर रहे हैं। अब मेनली क्या है कि रिकमेंड किया गया कि एक प्रॉपर सर्वे और सेंसस होना चाहिए MSME का, कि कितने लोग हमारे देश में हैं, जो कि ईच एंड एवरी डेटा जो भी लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं MSME में, तो उनका सारा डेटा जो है उनको क्रिएट करना है। साथ ही एक रोबस्ट और इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए, टाइम बाउंड रोड मैप होना चाहिए, जिससे कि क्रेडिट गैप जो हो रहा है ना वो यहाँ पे फुलफ़िल हो सके। MSME व्यापार क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया है यहाँ पे सिडबी बैंक के तहत, जो कि उनको यहाँ पे एक्सेस मिल सके, और उद्यम पोर्टल बनाया गया है। अगर वो साइन अप करते हैं, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनको यहाँ पे इस पोर्टल में साइन अप करना होगा, फिर टाइम टू टाइम जो है उनको यहाँ पे जो क्रेडिट गैप है वो यहाँ पे कम हो जाएगा।
फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे UPI फॉर MSME लेंडिंग भी क्रिएट किया गया है, जो कि फुल्ली मोबाइल बेस्ड है। ये इजी है, आराम से कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट लेस है, पेपर लेस है। सिडबी के द्वारा आप देखो कि उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म भी लाया गया है, जिससे कि जो MSME सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो फास्ट तरीके से हो। नोडल एजेंसी वगैरह भी यहाँ पे है, जो कि उद्यम वैल्यू एडेड फाइनेंशियल एप्लीकेशन जैसा काम करते हैं। सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे MSME के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात की गई है। इवन आप देखो कि यहाँ पे ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम भी लाया गया है। तो ये आप देखो कि MSME के द्वारा लॉन्च किया गया ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट यहाँ पे सर्टिफिकेशन स्कीम, जो कि ओरिजिनली 2016 में लाया गया था, जिसका एम यही है कि इंडियन कंपनीज़ जो है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, कि किसी भी तरीके का हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं है और इसको कंज्यूम करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फाइन। तो MSME जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे आप देखो माइक्रो इंटरप्राइज में 80% तक का है, स्मॉल इंटरप्राइज में 60% है, एंड मीडियम इंटरप्राइज में ये 50% है। साथ ही यहाँ पे प्रोविज़न भी है कि एडिशनल सब्सिडी भी देनी है। अगर यहाँ पे MSME सेक्टर में कोई विमेन एंटरप्रेन्योर है तो उनको और छूट देना है, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स है तो उनको और छूट देना है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आ रहे हैं, हिमालय रीजन से आ रहे हैं, आइलैंड टेरिटरी से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, तो उनको भी यहाँ पे छूट देना है। साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट फेज़ में और सर्विस सेक्टर जो कि सेकेंड फेज़ में, दोनों में यहाँ पे ये जो पर्क्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन। इंडिया के द्वारा इन्वोक किया गया है पीस क्लॉज फॉर थर्ड टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे पीस क्लॉज जो था वो WTO का, उसको हम लोग ने इन्वोक किया, और 10% जो सीलिंग था, यानी कि हमारे राइस फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो भी एक्सीड हो गया है। तो इंडिया के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि WTO को कि जो वैल्यू है राइस प्रोडक्शन का वो $45 बिलियन तक का था, और यहाँ पे सब्सिडीज़ जो है वो $6.9 बिलियन तक का दिया गया है। ठीक है। पीस क्लॉज क्या कहता है? देखिए हमारा भारत जो है वो पहला ऐसा कंट्री है जिनके द्वारा पीस क्लॉज को 2020 में ही रिवॉक कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग राइस सब्सिडीज़ देते हैं। तो पीस क्लॉज उसके अंदर कहना है WTO का कि WTO के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे किसी भी तरीके का सब्सिडी सेलिंग वगैरह ब्रीच नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे डिफाइंड है कि अगर आप अपने देश के किसान को किसी भी तरीके का छूट दे रहे हैं तो इतना ही छूट देना है, इससे ज़्यादा छूट नहीं देना है। बट हम लोग अपने किसान को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, सब्सिडी वगैरह देते हैं, और देना भी चाहिए, है कि नहीं। साथ ही आप देखो कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और पीस क्लॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WTO का। 3 पिलर है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का। एक तो है अंडर मार्केट एक्सेस कंडीशन है, साथ ही डोमेस्टिक सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ है। ठीक है। ग्रीन बॉक्स है, अंबर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो ग्रीन बॉक्स है, ये मेजर्स है जिसको रिडक्शन कमिटमेंट के तहत जो है इसको एग्जाम किया गया है, और ये दोनों में है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़, ये दोनों में अप्लाई होता है। अंबर बॉक्स की बात करूँ तो सारे डोमेस्टिक सपोर्ट्स मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं, जिससे आप देखो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और ट्रेड अगर डिस्टॉर्ट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स लिया जाता है। जैसे MSME देते हैं, सरकार अपने किसान को जो है MSP देते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस यहाँ पे होता है। ब्लू बॉक्स कहने का मतलब है कि जो लिमिट कर रहा है प्रोडक्शन को, तो उसको यहाँ पर रोका जाता है। ठीक है। फिर है J फॉर्म। सो व्हाट इज़ दिस J फॉर्म? पंजाब पहली स्टेट है हमारे देश में जिसके द्वारा डिजिटाइज़ किया गया है। डिजिटाइज्ड फॉर्म J है रियल टाइम के लिए, वो भी फार्मर्स के लिए, रबी क्रॉप के लिए। तो J फॉर्म है, एक सेल रिसिप्ट है फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो भी मंडीज़ में। ठीक है। तो ये याद रखना है कि J ये क्या है फॉर्म। साथ ही FAO फूड प्राइस इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा मंथली चेंज किया गया है इंटरनेशनल प्राइस कुछ फूड कमोडिटीज़ का। तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। FAO के बारे में ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लेकर आते हैं, और हमारे देश में जो हंगर है, भूखमरी है, उसको ख़त्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। विमेन वर्कफोर्स की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मोर देन 270 मिलियन जो वर्कर्स है वो रजिस्टर्ड हुई है ई श्रम पोर्टल में। तो एक अच्छी न्यूज़ है, और 53% फीमेल हो चुकी है, 47% मेल है यहाँ पे। तो लार्ज प्रेजेंस फीमेल वर्कफोर्स का देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन है, एपरल सेक्टर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे फीमेल वर्कर है? तो ऑब्वियस है साउथ या नॉर्थ ईस्ट से होंगे। तमिलनाडु, मेघालय, केरल है जिसमें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। रीज़न क्या है कि वेमेन रजिस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई? क्योंकि आप देखो कि एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आज की डेट में वेमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन से हम लोग देख सकते हैं 94% जो वीमेन वर्कर्स है वो इनफॉर्मल इकॉनमी का पार्ट है, जिसमें कि उनको ना रिकग्निशन मिलती है, ना उनको हॉलीडे मिलता है, ना उनको टाइमली पेमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन इस पोर्टल ई श्रम पोर्टल में भी आप देखो बहुत सारे इश्यूज़ हैं
कि ये सक्सेसफुल नहीं है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह माइग्रेंट वर्कर में ये कलेक्ट करते हैं तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। मोस्ट जो मार्जिनलाइज्ड है वो बाहर ही रहते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी कि डेटा कलेक्शन वो कैसे करते हैं इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। फाइन, अब देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था, तो ये पैकेज 2020 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर दी जा रही थी 50 लाख, वो भी दी गई है 22 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ठीक है, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ हो गए, रिटायर्ड हो गए, वॉलंटियर है, तो सबको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट अर्बनाइजेशन, ये आपको देखने को मिलेगा कि एक वर्चुअल हब यहाँ पे लाया गया है जिसमें कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को ये कोलैबोरेट किया गया है। और अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेबुक वगैरह भी है, जो कि ये पोर्टल यहाँ पे लाया गया है और इस पर स्मार्ट सिटीज़ के लिए काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा फंड यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और कहा जा रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की, वो इस सिटी को इतना स्मार्ट बना देंगे कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया, बट पता नहीं ये कब स्मार्ट बनेगा, आई डोंट नो। ठीक है, चलिए देखते आगे। ये है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, वो भी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। तो ये कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिससे कि इंटीग्रेटेड जो कम्युनिकेशन है उसको यूज़ किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जो भी लोग और गुड्स की मोबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, यहाँ पे सेफ्टी वगैरह इंक्रीज़ होगा, जो ट्रैफिक कंजेशन है वो कम होगा। तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियाज़ 9th हाइड्रोकार्बन बेसिन, तो ONGC जो है ये हमारा अपना जो है कमर्शलाइज़ करे है विंध्यान बेसिन। ठीक है, तो विंध्यान बेसिन जो है ये आप देखो, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। सोन नर्मदा जियो फ्रैक्चर साउथ में है, ग्रेटर बाउंड्री फॉल्ट है वेस्ट में, और मोगरे शहर्स रिज है ईस्ट में, और बुंदेलखंड मासिफ एंड इंडो गैंगेटिक प्लान है नॉर्थ में। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो बेसिन है ये चारों ओर से किससे किससे घिरी है। ये 9th यहाँ पे प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि बंगाल बेसिन जो है वो इंडिया का 8 प्रोड्यूसिंग बेसिन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात करूँ तो सेडिमेंट्री बेसिन में ये मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें सेडिमेंट्री बेसिन क्या है, तो लो एरिया है अर्थ क्रस्ट में और टेक्टोनिक रीजन में। ठीक, देखिए इंडिया में 26 यहाँ पे सेडिमेंट्री बेसिन है जिसमें कि टोटल 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये कवर भी है। लास्ट है यहाँ पे कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है ये क्वार, जो कि यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे ये बनेगा, और चेनाब रिवर में। तो जो चेनाब बेसिन है यहाँ पे हाइड्रो पावर पोटेंशियल है कितना, तो 11,283 मेगावाट का। बहुत सारे नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। अगर बागलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करूँ, या फिर दुलहस्ती है, या फिर शलाल है, पकाल है, कीरू है, किरथाई है, तो ये सब भी है जो कि थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। फाइन, तो गाइज़ यहाँ पे हमारे इकोनॉमी की जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिक्योरिटी है, और अभी भी बहुत सारी बाकी है, तो उसे भी मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे कंप्लीट करते जाऊँगी। ये अप्रैल मंथ का है, इसके बाद आपका मई मंथ का भी मैगज़ीन आ चुका है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फास्ट तरीके से मैं कंप्लीट करूँ, और पीछे की भी आपकी जो मैगज़ीन की बहुत सारी टॉपिक्स बची हुई है वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डेली बेसिस में विज़न आईएएस की मैगज़ीन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन अगर करनी है तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।